नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुचरण शर्मा आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना की महामारी की स्थिति में घर बैठे बच्चों के शिक्षा के लिए आज यूट्यूब पर लाइव सेशन का आयोजन किए, जिसमें करीब 70,000 लोग लाइव सेशन से जुड़े हुए थे। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आप सभी को याद होगा कि पिछले रविवार को मैं फेसबुक पर लाइव आया था और इसी संदर्भ में कुछ चर्चाएं की थी कि सरकार की क्या क्या पहल है, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं ई लर्निंग के लिए, जिसमें एक नाम मैंने बताया था दीक्षा ऐप। मैंने 3 नाम बताए थे यूज करने के लिए कि जिन जिन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो वो तो लर्नर्स नहीं हैं, उनके बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को, आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल के माध्यम से इस कोरोना के स्थिति में शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। यदि आप गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो बच्चों को कम से कम, जैसे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों की ये सुविधा होती है कि बच्चे सुबह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, तो उसी रूटीन में, बच्चों के रूटीन में ही आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को बच्चों को अपनी मोबाइल दें और उसमें से कैसे पढ़ना है उनको बताएं। जैसा हम लोग बता रहे हैं, सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये यदि आप इस व्यवस्था को बच्चों तक पहुंचाते हैं तो हम लोगों का प्रयास जो है वो सार्थक होगा। ऐसा देखा जाता है कि फेसबुक पर या यूट्यूब पर या अन्य जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कोई भी शैक्षणिक गतिविधि को, किसी भी लर्निंग एक्टिविटी को डाला जाता है, शेयर किया जाता है या अपलोड किया जाता है, तो उसमें आप सबों की बहुत कम रुचि रहती है। लेकिन अगर कोई फ़ोटो डालते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसको लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं। लेकिन जो वीडियो एजुकेशनल डालते हैं उसमें कम लोगों की सहभागिता रहती है। ये देखकर मुझे आश्चर्य होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, गुरुजी इंग्लिश क्लासेज। पिछले साल कोरोना के पीरियड से ही मैं उस पर लर्निंग इंग्लिश के लिए वीडियो डालना शुरू किया था। बीच में जब स्कूल चालू हो गया तो ये श्रृंखला थोड़ा टूट गया था, पुनः शुरू है। तो घर बैठे बच्चों को, अपने बच्चों को आप मोबाइल के ज़रिए जो वीडियो आप प्राप्त करते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये टीचर पढ़ा रहे हैं, या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत तरह के शिक्षक पढ़ाते हैं, आप कंटेंट डालिएगा, सर्च कीजिएगा, वो वीडियो आएगा। और हम लोग यही प्रयास करते हैं, चूँकि यूट्यूब वीडियो शेयरिंग ऐप है, इसलिए इसका सहारा लिया जाता है। अगर वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाला जाए डायरेक्ट तो बहुत समय लेता है।
अपलोडिंग के लिए, इसलिए यूट्यूब पर हम लोग अपलोड करते हैं और अपलोड करके उसका लिंक शेयर करते हैं फेसबुक पर। क्योंकि फेसबुक पर मेरे फेसबुक अकाउंट से करीब 5000 लोग जुड़े हैं। तो ये मैं सोचता हूँ कि यदि फेसबुक पर लिंक शेयर कर दूंगा तो कम से कम इतने लोगों के बच्चों तक मेरी आवाज़, मेरी शिक्षा पहुँच सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप सब इसमें रुचि नहीं लेते हैं। ये आप सभी से शिकायत है कि यदि आपके घर कोई बच्चा नहीं हो पढ़ने वाला तो कम से कम आस पड़ोस में बच्चे होंगे, उनके मोबाइल पर वो लिंक शेयर कर दीजिए कि वो देखें। उनके गार्जियन को बताइए कि वो इस आपातकाल की स्थिति में बच्चों को शिक्षा से वंचित न रखें। उनको शिक्षा देने के लिए अपने मोबाइल को अपने मार्गदर्शन में वहीं बैठिए, 1 घंटा बैठ जाइए अपने बच्चों के साथ। जैसे बैठकर देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप अपने निगरानी में बच्चों को मोबाइल दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और पढ़ना कम पसंद करते हैं। तो अभिभावक होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों की देखभाल, परवरिश अच्छे से करें। कोई गलती करता है तो उसमें सुधार करें। ये ऐसा नहीं है कि गलती के लिए अब उससे मोबाइल ही नहीं दिया जाए, है ना। तो सीखने के लिए दिया जाए, गेम के लिए मना कीजिए। थोड़ा खेल सकता है ना, वो मनोरंजन का चीज़ है, लेकिन उसका लत जो है वो बहुत ख़राब है। तो कोई भी चीज़ पूर्णतः ख़राब नहीं होता है। तो हम ये कह रहे थे कि हम पिछले संडे को 3 चीज़ बताए थे कि आपके मोबाइल में ये 3 ऐप ज़रूर होना चाहिए जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, पहल है। वो क्या क्या चीज़ बताए थे? दीक्षा ऐप बताए थे, उन्नयन ऐप बताए थे और ई लॉट्स ऐप बताए थे। ये 3 ऐप बताए थे जो सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। उसका अभी डेवलपमेंट हो रहा है। आज जैसा कि रंजीत सर ने बताया, डायरेक्टर साहब ने बताया, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उन्होंने बताया कि इस जून के प्रथम सप्ताह तक सभी शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य है कि दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें। तो स्वाभाविक है कि करीब 4-4.5 लाख नियोजित टीचर हैं और भी रेगुलर टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, डीओ, डीपीओ, बीआरसी, सीआरसी, ये सभी जब प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू होगा तो निस्संदेह कम से कम उतने परिवार के बच्चों तक तो निश्चित पहुंचेगा। तो इसके लिए प्रयास किया जाए। ये आज यूट्यूब लाइव सेशन का आयोजन हुआ था सरकार के द्वारा। मैं पिछले सप्ताह ही फेसबुक पर लाइव आया था, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को। उसमें इन बातों का मैंने जिक्र किया था, इसलिए मुझे खुशी है कि सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। एक सरकार से अपील भी होगी मेरी कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों या किसी के भी द्वारा, शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, सबके लिए स्मार्टफोन का यूज करना वर्जित है। तो डायरेक्टर साहब से या बिहार सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम उस पत्र को निरस्त किया जाए जिसमें स्मार्टफोन का यूज वर्जित किया गया है और इसको यूज करने का अनुमति दिया जाए। तभी आप सबका यह जो प्रयास है वो सार्थक होगा। नहीं तो ये दोहरा मापदंड हो जाएगा। अभी आपातकाल की स्थिति में आप कह रहे हैं मोबाइल यूज कीजिए, स्कूल खुलेगा और किसी शिक्षक के पास स्मार्टफोन है, वो बता रहे हैं, है ना, तो उनको सजा दी जाएगी, तो बहुत गलत बात है। तो पहले सरकार को चाहिए कि ये पत्र निर्गत करें कि शिक्षक भी स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। उसका लिमिटेशन तय कर दिया जाए, इसमें कोई वो नहीं है। तो दीक्षा ऐप पर क्या है, फिर मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि ई कंटेंट है 1 से 12 क्लास 1 to 12 के बच्चों के लिए जो किताबें हैं, SCERT की जो किताबें हैं, वो ई कंटेंट के रूप में, मतलब
कि ऑनलाइन बुक उपलब्ध है। कोरोना के इस आपातकाल की स्थिति में आपको बुक खरीदने बाजार नहीं जाना है, आपके जेब में बुक है। मोबाइल निकालिए और दीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और उसका जो थोड़ा प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग करके आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आपके बच्चे जिस क्लास में हैं उस क्लास को टच कीजिएगा। पहले मीडियम आएगा तो मीडियम में हिंदी टच कीजिएगा, क्योंकि हम सभी बिहार बोर्ड से रिलेटेड हैं, तो बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम का यूज कीजिएगा, हिंदी मीडियम को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका क्लास आएगा, क्लास को टच कीजिएगा। अगर आपका बच्चा 9th में पढ़ रहा है तो 9th को टच कीजिएगा, 1 में पढ़ रहा है तो 1 को टच कीजिएगा। तो उसका जो सिलेबस का बुक है वो सभी बुक का नाम दिखने लगेगा, आप उसमें टच कीजिएगा। तो जैसे इंग्लिश टच कीजिएगा 9th क्लास का, तो उसमें इंग्लिश में कौन सा बुक का नॉर्मा, एक रीडर बुक है, एक टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक टच कीजिएगा तो उसका सब लेसन आ जाएगा, है ना। इसी तरह गणित अगर टच करते हैं तो गणित का सभी पाठ, उसमें जो पाठ दिया गया है वो आएगा। फिर उसको टच कीजिएगा, फिर वो खुलेगा। अब उसमें से जो आपको सवाल देखना है, बनाना है, उसको बनाइए, है ना। जो नहीं आता है पहले तो उसको ध्यान से पढ़िए। सेल्फ स्टडी का सबसे बढ़िया तरीका है कि हिंदी के पाठ की तरह उसको पहले पढ़ जाइए। कोई भी विषय हो, गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, पहले उसको हिंदी के पाठ की तरह, कहानी की तरफ पढ़ जाइए क्या लिखा है। और जो लिखा है उसका जो भी समझ में आए उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। और कॉपी में नोट करने के बाद कुछ चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है, जो आपको 100 में 50 मार्क्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं, तो हमको लगता है कि सिर्फ आप बढ़िया से बुक रीडिंग कर ले सभी विषयों का, तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनना निश्चित है। और यदि आप गेस पेपर से रटते हैं तो रटा हुआ चीज़ जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए सेल्फ स्टडी कीजिए सभी किताबों को। ऐसा नहीं है कि मैथ का किताब नहीं पढ़िए, मैथ की किताब को भी हिंदी के पाठ की तरह पढ़िए और उसमें जो लिखा है उसका नोट्स बना लीजिए। फिर एक चीज़ व्यवस्था कर लीजिए कि पेपर का, पिछले साल का जो पेपर है या उसके पहले साल का जो पेपर है बोर्ड का, उसकी व्यवस्था कर लीजिए। हर एक गांव में आपके आसपास बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए होंगे, इंटर का एग्ज़ाम दिए होंगे, उसका पेपर का व्यवस्था कर लीजिए कैसे आ रहा है ना। मैं अपने विषय का अंग्रेजी का बहुत जल्द ही 2-3 दिनों के अंदर, पहले 10th का फिर 12th का जो पेपर है उसको मैं बताकर और ये वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, अपने चैनल पर, गुरुजी इंग्लिश क्लासेज। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं या फेसबुक पर मैं उसका लिंक भेज दूंगा, या जो भी मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनके व्हाट्सएप पर वो लिंक शेयर किया जाएगा। या टेलीग्राम ग्रुप है जिसका मैंने लिंक पिछले दिनों शेयर किया था फेसबुक पर, उसके माध्यम से आप यदि टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो उसमें मेरा वीडियो जाएगा, है ना, उसका लिंक जाएगा, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये सभी प्रक्रिया है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने विषय का जो भी कंटेंट होगा, जब तक ये लॉकडाउन है, निश्चित रूप से आप तक पहुंचने का आप अपने बच्चों को अपने निगरानी में, अपने मार्गदर्शन में मोबाइल दीजिए। आप सभी से आग्रह है, यदि आप अभिभावक हैं, शिक्षक हैं तो और अच्छी बात है कि आप आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए इस तरह की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। और आप भी अपना वीडियो बनाइए और डालिए। वीडियो नहीं बनाना है तो नोट्स बनाइए, नोट्स को बनाकर शेयर कीजिए, उसको फेसबुक पर डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इस तरह से निश्चित रूप से घर बैठे भी हम लोग बच्चों तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया की यही तो विशेषता है कि आप कहीं से भी किसी भी समय किसी तक पहुंच सकते हैं। और लर्नर्स के लिए भी ये सुविधा है, जो विद्यार्थी हैं, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए भी ये सुविधा है
ऐसा नहीं है बंधन कि हाँ 10:30 बजे मूड ऑफ है, स्कूल में पहली घंटी चल रही है तो मैं नहीं सीख पाया। आपका मूड जब ठीक है हो 24 आवर्स में, 24 घंटा में जब भी आपका मूड ठीक हो उस समय वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए और उसमें जो वीडियो में बताया गया उसको कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। नहीं तो सिर्फ देखने से तो आप भूल जाते हैं। मैं बार बार यही सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर कर रहा हूँ और यही मेरा रिसर्च पेपर है। आप लोगों को पहले से पता होगा या जो नहीं जानते होंगे आपको पता होना चाहिए कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे रिसर्च का टॉपिक भी यही है कि कैसे शिक्षा का डिजिटलाइजेशन किया जाए और उसमें मैंने सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे किया जाए। तो यही मेरा विषय है, यही मेरा एरिया है, तो इसलिए मैं इसमें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हूँ और आप सभी से आग्रह है कि इसको सफल बनाइए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए, जो लर्नर्स हैं उन तक पहुँचाइए, चाहे आप अभिभावक हों या स्वयं उसके भाई हों या जिस रूप में आप मुझसे जुड़े हैं, तो मेरी बातों को लर्नर्स तक पहुंचाइए ताकि उसका लाभ उनको मिल सके। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि मैं अपने शोध पत्र, मेरे 2 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। मैंने एक बार प्रयास भी किया कि इसको मीडिया में दिया जाए, लेकिन मीडिया बंधुओं को शायद लगा कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए शायद मेरा न्यूज़ नहीं आया। नहीं तो मेरा ये देने का उद्देश्य कतई नहीं था कि मेरा नाम छपे, मेरा नाम हो। मेरा उद्देश्य था कि बात जन जन तक पहुँचे। रिसर्च में हम लोगों को यही बताया जाता है कि यदि आप शोध करते हैं तो पीपुल से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, आप मीडिया का यूज़ कीजिए, है ना। तो ये सब बताया गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चलिए, रिसर्च पेपर बहुत जगह जाता है, वहाँ से लोग पढ़ते हैं, है ना। चाहे जैसे भी हो, सरकार तक मेरी शोध का जो हिस्सा है वो पहुँच रहा है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसका एक सार्थक पहल होना चाहिए। यदि मुझे मौका मिला तो मैं अवश्य इसके लिए रोड मैप तैयार करके सरकार तक पहुंचा सकता हूं, अपने अधिकारियों तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन कम्युनिकेशन गैप है, पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आप सबों के माध्यम से भी खैर काम होना चाहिए। तो आप सबों से यही आग्रह है कि आप बच्चों तक मोबाइल के माध्यम से शिक्षा देने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।